अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मेरा कैसे होंगे। और जी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं पोलैंड का जो पूरा प्रोसेस है वो बताऊंगा। वर्क परमिट की कॉस्ट कितनी है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होगा। तो बस एक चीज़ आपने ख्याल रखना है मेरे भाई, कि जो मैं बात वीडियो में कह रहा हूँ या वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, वही बात व्हाट्सएप पे नहीं पूछनी है आपने दोबारा। क्योंकि मैं बहुत से बंदों को कुछ वॉइस मैसेज करता हूँ या उनको मैं कोई चीज़ बताता हूँ, तो वो 2 दिन बाद फिर वही चीज़ दोबारा पूछ होता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के लिए मतलब एक ही मतलब बंदे को बार बार रिप्लाई करना उसी चीज़ का, दिन में को 100 बंदा मैसेज करता है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। उनमें से अप्लाई करने वाले दो होते हैं, और चस्का पार्टी वो होती है, उठाने पसंद वही होती है। लेकिन क्या है, हर कोई होता है जी मैं चस्के वाला बंदा नहीं हूँ, मैंने अप्लाई करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको मैसेज कर रहा हूँ। कभी कोई आज तक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जो बंदा ये कह रहा हो कि जी मैं चस्के वाला बंदा हूँ। सब ये कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं किस तरह पोलैंड आना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। पोलैंड का जो वर्क परमिट होता है ये बेसिकली एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। आपको थोड़ा पोलैंड का वर्क परमिट बता भी दूं ये है क्या। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता पोलैंड का वर्क परमिट होता क्या, या यूरोपियन वर्क परमिट क्या होता है। लोग समझते हैं कि यही वीज़ा होता है। ये वीज़ा नहीं, बेसिकली सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वीज़ा लगने में हेल्प करता है। जिसे आप स्पॉन्सर लेटर कह सकते हैं, आप इन्विटेशन लेटर कह सकते हैं, मतलब कंपनी आपको भेजती है, मतलब ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं, मतलब आपको सपोर्ट करता है वीज़ा लगने के लिए, ठीक है। वर्क परमिट वो होता है जो आपको कंपनी इशू करती है, यहाँ पे जो कंपनी लीगली होती है वो डॉक्यूमेंट भेजती हैं गवर्नमेंट में कि जी हमें बंदा चाहिए तो हमें वर्क परमिट इशू कर दें। वो वर्क परमिट लेके आपने जाना होता है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। पोलैंड की एम्बेसी के अंदर आपने वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, तो उसकी बिना पे ही आपका जो वीज़ा है वो स्टैंपिंग होता है। तो अब आती है जी बारी कि वीज़े के ये प्रोसेस कैसे होगा, मतलब पोलैंड का प्रोसेस जो है ये कैसे प्रोसीड होगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ कि जो प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड होगा। पोलैंड का जो वर्क परमिट होता है उसकी जो कॉस्ट है वो दुबई के 6,000 दिरहम आएगी, ठीक है। 6,000 दिरहम कॉस्ट आएगी उसकी टोटली। 2,000 आपने पे करना जब आप पासपोर्ट की कॉपी सेंड करते हैं, ठीक है। और साथ में अपना काम आप सेंड कर सकते हैं या अपनी लेबर आईडी सेंड कर सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत तो नहीं होती, खाली पासपोर्ट ही होता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 2,000 आपने सेंड करना होता है अपनी सबमिशन स्लिप के बाद, जैसे ऑफर लेटर कहते हैं पोलैंड की ऑफर लेटर, जो 7 पेज का होता है सबमिशन स्लिप होती है, ठीक है। और पॉलिश में होती है जो एजेंसी वाले ऑफर लेटर देती है ना, एक भाई वाला इंग्लिश वाला, वो नहीं, वो तो चाहे दूसरे दिन में मिल जाता है बंदे को, या आधे घंटे में बंदा बना के सेंड करता है, वो तो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। वो तो खुद ही बनवा के देते हैं लोग, सिर्फ पैसे और लेने के लिए, बेसिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सबमिशन स्लिप की वैल्यू होती है, ठीक है। और 2,000 देना होता है आपने वर्क परमिट के बाद। जैसे वर्क परमिट आपका आया, आपने 2,000 दिया, आपका साथ ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी उसी के अंदर ही, ठीक है। 6,000 टोटल कॉस्ट है इसकी वर्क परमिट की, ठीक है। 6,000 आप किसी दूसरी कंट्री में हैं तो आपने खुद ही कन्वर्ट कर लेना, गूगल करेंसी, गूगल पे जाएं, मनी कन्वर्टर लिखें वहाँ पे और करेंसी को कन्वर्ट करके चेंज कर लें, ठीक है। कि जी कितने पैसे बनते हैं, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, किसी भी दूसरी के गल्फ कंट्री में है, तो इनको कन्वर्ट करके आप पैसे का पता कर सकते हैं कि जी कितने पैसे लेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अलग अलग कंट्री से मैसेज करा होता है, फिर पूछते हैं जी कितने पैसे लेंगे, तो बेहतर है कि आप कर लीजिएगा, ठीक है, मनी कन्वर्टर से। तो 6,000 इसकी हो गई जी फीस वर्क परमिट की, विद एम्बेसी अपॉइंटमेंट, विद फाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये इंक्लूडिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। 6,000 कॉस्ट है। अब आती है वर्क परमिट कितने टाइम का होगा। वर्क परमिट कंपनी पे डिपेंड होता है वो कितने टाइम का इशू करवाती हैं, या वीज़ा अफसर जो होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। कुछ का वर्क परमिट होता है 1.5 साल का, कुछ का 2 का, कुछ का 2.5 का, 3 का भी आता है, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि साल से ज़्यादा का वर्क परमिट हो, साल से 1.5 साल का भी वो भी ओके है, 2 का भी ओके है, 3 का भी ओके है। तो वैसे 3 का हो तो बेस्ट होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है। लेकिन ये वर्क परमिट इशू करना होता है वीज़ा अफसर के, डिपेंड करता है कि वो कितना करता है, लेकिन साल से ज़्यादा का हो तो वो बेस्ट रहता है। तो कुछ टाइम जो है अपॉइंटमेंट लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो वैसे 1 साल का ही होता है, चाहे आपके पास वर्क परमिट 3 साल का भी हो, वीज़ा जो होता है वो 1 साल का ही स्टैंपिंग होगा आपके पासपोर्ट के ऊपर हमेशा, ठीक है। तो वर्क परमिट जब 3 साल का भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 साल का तो बेस्ट है। वैसे तो 2 साल का भी है, 2.5 साल का भी, 3 का भी, वो डिपेंड करता है कितने का कौन सा आपको मिलता है। लेकिन इनकी फीस तकरीबन जो होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। अब बारी आती है जी इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गए, मतलब ये वर्क परमिट का थोड़ा पीरियड बता रहा हूँ आपको मैं। वैसे 3 मंथ लगते हैं, लेकिन मैं 4 मंथ बताता हूँ बंदे को, मैक्सिमम 4 मंथ, ठीक है। 3 मंथ तक से पहले पहले मिल जाता है बंदों को, कई बंदों को मिले भी हैं वर्क परमिट, लेकिन मैक्सिमम 4 मंथ इसका प्रोसेसिंग टाइम है वर्क परमिट का,
जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, अपना पासपोर्ट कॉपी सेंड करते हैं, फर्स्ट पेमेंट सेंड करते हैं, उससे 4 मंथ का टोटल टाइम है। 4 मंथ में के अंदर आपको जो है आपका वर्क परमिट जो है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको पीडीएफ सेंड कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आपको एजेंट डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दीजिएगा आपको थ्रू DHL या फिर डिस कंपनी के थ्रू, जो भी आप एड्रेस बताएंगे। आपके एम्बेसी अपॉइंटमेंट भी जिस दिन आपका वर्क परमिट आएगा उस दिन बुक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है जी कि डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए होते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, खाली बस पासपोर्ट कॉपी चाहिए, आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, बाकी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट कौन चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट बताता हूँ वो वाले हैं जो मैंने खुद लगाए थे अपने पोलैंड वीज़ा के लिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे ये नहीं बोलना कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं। आपने एक डॉक्यूमेंट बता दिए, रेंज आप ही ने करने हैं आपको डॉक्यूमेंट। जो यहाँ से डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं खुद अरेंज कर दूंगा, जो मतलब वर्क परमिट के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं सारे, गारंटी लेटर, केएस लेटर, उसके बाद कम्यूटेशन लेटर, वर्क परमिट, यहाँ से मैंने भेजना है। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अरेंज करने हैं। आप चाहे कोई काम करते हैं नहीं करते, आपका पास मौजूद है नहीं है, जो भी है वो आप ही ने देखना है मेरे भाई। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं नहीं करके दूंगा, या मुझे ये नहीं कहना जी मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है तो फिर ना अप्लाई करो मेरे भाई। बेस्ट वही है आपके लिए। वर्क परमिट मंगवाने के बाद आप का वीज़ा भी लगे फ़ायदा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में भाई सैलरी स्लिप, मतलब किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। पहली बात तो ये, बैंक स्टेटमेंट भी आपने तरतीब वाइज रेडी करनी होती है। पर मंथ आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे करनी है वो आपने देखना है। मतलब पर मंथ आपको किसी कंपनी के अकाउंट सैलरी है, चाहे अगर कंपनी को नहीं आ रही तो आप किसी कंपनी से बाय हैंड ले रहे हैं तो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है आपने मंथली। सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है, NOC, जॉब ऑफर, ये होते हैं किसी भी कंपनी के लेटर हेड हो, उसके ऊपर अपने फार्मेट लिखा, फार्मेट वगैरह पड़े होते हैं, चाहिए तो मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर स्टैंपिंग होनी। ये मतलब सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये इजीली रेडी हो जाते हैं। NOC हो गया, सैलरी स्लिप होगा, सैलरी सर्टिफिकेट होगा, जॉब ऑफर लेटर हो गया। खाली ये फार्मेट गूगल से भी आपको मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएंगे वो फार्मेट। ठीक है, फार्मेट में लिख के कंपनी का लेटर हेड हो, लेटर भी वो हो जिस कंपनी का आपका लेबर कार्ड हो, ID हो आपके। अगर दुबई में, सऊदीया में ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, अगर पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे तो ID होती नहीं है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी ऐसी जो रजिस्टर्ड हो, जो टैक्स पे करती है, भी आपका पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब जो इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर हो, इसकी स्टैंप वगैरह हो, ठीक है, उस कंपनी के आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने अपनी तरफ से लगाने होते हैं जब भी आप एम्बेसी जाते हैं। एम्बेसी आपने तब जाना जब आपका वर्क परमिट फर्ज करें आ गया, आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक कर दी, अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो एम्बेसी पे डिपेंड होती है, वो आपको कब मिलती है। एम्बेसी ही आपको डेट देगी, जब मिल गई तो बाकी आपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तब फिर उनका डिसीजन होता है वीजा स्टैंपिंग होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे कंपनीज क्या प्रोवाइड करती हैं आपको। यहाँ पे सैलरी जो होती है वो 23 रोटी पर आवर होती है, 23 से 25, कुछ साइज भी पे करती हैं। दुबई के दिन के लिहाज से ये बनते हैं 23 दिरहम, 25 या 27 दिरहम दुबई के। ओमान के तकरीबन 2 रियाल 300 पैसा, ठीक है, 2 रियाल 500 पैसा, 2 रियाल 700 पैसा बनते हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर देखें तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने पैसे 1 घंटे के यहाँ बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज कम्पटिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको पे ज़्यादा करती हैं, लेकिन कम्पटिशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके सैलरी से काटते हैं वो लोग। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको 27 रोटी पे करती हैं, लेकिन आपको कम्पटिशन देती ज़रूर है, लेकिन आपकी सैलरी से कटिंग करते हैं उसके पैसे। ठीक है, उसके बाद जो फूड होता है, फूड आपका अपना होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंपनी की होती है। अगर कंपटिशन दूर है और कंपनी का कहीं काम दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पे करती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वीकली 2 छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, सैटरडे और संडे। ठीक है, और उसके बाद 5 दिन काम होता है, तो बनता है एक दिन में तकरीबन 8 घंटे, तो नॉर्मल शिफ्ट होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा काम होता है हमेशा। ठीक है, कोई कंपनी में ज़्यादा 10 घंटे की शिफ्ट होती है, कुछ में 12 की होती है, और कभी कभी तो ये शिफ्ट 14 घंटे भी चली जाती है। ठीक है, वो डिपेंड होता है काम के ऊपर, आपका काम कितना है। और मंथली तकरीबन आप दुबई के तकरीबन 4,000 कमा लेते हैं, यहाँ पे 4,045 दिरहम कमा लेते हैं मंथली। ठीक है, ये इतने आपको पैसे मतलब बन जाते हैं महीने के बंदे, यानी कि 22 दिन 20-22 दिन आप काम करते हैं तो दुबई का 4,000 दिन कमा लेते हैं। पाकिस्तानी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, दूसरी किसी कंट्री में है तो कन्वर्ट कर लीजिए, कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद खर्चा जो होता है तकरीबन वही थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे दुबई में आपको बता दूँ 500 दिरहम 600 दिरहम खाने के ऊपर खर्चा हो जाता है बंदे का। ठीक है, बाकी जो सहूलियत है वो कंपनी प्रोवाइड करती है बंदे को। ठीक है,
उसके बाद जो होता है TRC कार्ड, वो कंपनी बनवाती है आपको, वो भी तकरीबन 5-6 मंथ लग जाते हैं, 7 मंथ भी लग जाते हैं TRC कार्ड में। लेकिन वीज़ा आपके पास वैलिड होता है 1 साल का, आप कहीं भी आ जा सकते हैं उस वीज़े के ऊपर, पाकिस्तान या दूसरी किसी भी कंट्री, जर्मनी, स्पेन या कहीं जाना हो तो 1 साल का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता है। पोलैंड का अगर वीज़ा आपके पास है तो आप किसी भी दूसरी कंट्री में कभी भी जा सकते हैं। आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, किसी भी यूरोपियन कंट्री में घूमने के लिए आप जा सकते हैं जब आपका दिल करे। आप अपनी होम कंट्री में जब मर्जी आ जा सकते हैं अगर आपके पास TRC कार्ड ना भी हो तो, लेकिन TRC कार्ड जो है वो कंपनी बनवा देती है आपको, ठीक है। और कुछ बंदे मेरे भी पूछे होते हैं कि जी हम अगर एयरपोर्ट पे आएंगे तो हमें कंपनी का बंदा रिसीव करना आएगा कि नहीं आएगा, या हमें खुद जाना होगा कहीं पे भी। तो मेरे भाई डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी में आए तो आपको कंपनी का बंदा रिसीव करने के लिए आएगा, ये पूछने वाली तो बात वैसे नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, आप नए बंदे आए हो ना, आपको इंग्लिश आती होगी, मतलब कुछ को तो आती है, लेकिन अगर आपको आती है तो पुलिस जो बंदे हैं उनको नहीं आती ज़्यादा, तो इंग्लिश बहुत कम ही बंदे हैं जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कंपनी का बंदा आपको रिसीव करने के लिए आता है, आपको कंपटीशन पे छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका काम कब स्टार्ट होता है। पोलैंड के अंदर मेडिकल होता है नहीं होता, ये बहुत सारे पूछते हैं। मेडिकल यहाँ पे नहीं होता पोलैंड के अंदर, ना ही आपको यहाँ आने के लिए होता है। बहुत सारे बंदे पाकिस्तान में आजकल वैसे कुछ एजेंट जो हैं वो स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं बंदों के साथ, जी हम पोलैंड का काम करवा रहे हैं बड़ी जल्दी से, आपका बस मेडिकल चाहिए कहीं से मेडिकल का। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ, बड़े बंदों के साथ स्कैम ऐसे हुआ है, लेकिन पोलैंड के लिए मेडिकल होता ही नहीं है, ठीक है। ना पाकिस्तान में, ना किसी गल्फ कंट्री में, और ना यहाँ आने के बाद मेडिकल यहाँ पे होता ही नहीं है किसी भी बंदे का, ठीक है। तो जो बंदे पाकिस्तान में अगर पोलैंड काम करवा रहे हैं, अगर वो बंदा अगर गला आपको कहे जी जहाँ से मर्जी अपना मेडिकल करवा लें, हमें अपनी तस्वीरें भी दे दें साथ में, 3-4 साल में पासपोर्ट कॉपी, आपके ID कार्ड की कॉपी, तो ये सारे समझो कि वो फ्रॉड ही है बंदा। वो ना तो ID कार्ड कॉपी चाहिए होती है, ना तस्वीरें चाहिए होती है, खाली पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, और मेडिकल भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आती है काम, आपका काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कंपनीज आपको हायर करती हैं, ज़्यादा मिडिल मैन कंपनी होती है जिनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दूसरी बड़ी कंपनी के साथ, जैसे अमेजोन हो गया, GLS हो गया, PNG हो गया, उसका बहुत सारी और कंपनी ऐसी हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों के, और मेन पावर सप्लाई करती हैं। यहाँ पे 99% जो कंपनी है वो मेन पावर सप्लाई वाली कंपनीज हैं जो आपको हायर करती हैं। तो क्योंकि जो दूसरी कंपनी में अगर इसमें वैकेंसी होगी तो आपका वेट नहीं कर पाएंगे इतनी देर तक कि आपका कब वर्क परमिट इशू होता है, कब आपकी अपॉइंटमेंट आती है, कब इधर पहुँचते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो मिडिल मैन कंपनी यहाँ पे होती हैं वो अपने पास स्टाफ ला के रखती हैं, जब भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो स्टाफ को बेचती हैं फ़ौरन काम के ऊपर, ठीक है। पर अगर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी कंपनी की बड़ी कंपनी का, वो कहेंगे जी हमें 20 बंदे काम के लिए चाहिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो अगर उनके पास 20 बंदे अवेलेबल नहीं होंगे तो कहाँ से भेजेंगे। तो इसलिए अपने पास स्टाफ को बुला कर अपनी कंपटीशन पर रखते हैं, जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये बंदे आगे भेजते रहते हैं। काम आपका विदिन 1 वीक भी स्टार्ट हो सकता है आने के बाद, विदिन 2 वीक भी, और 1 मंथ तक कहीं ना कहीं आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, कि आपने किस जगह पे काम करना है। तो जो बंदे भी मतलब आते हैं वो थोड़ा बहुत अपनी मतलब सेविंग वगैरह कुछ ऐसा पास लेके आए ताकि वो महीने का जो गुजारा है यहाँ पे वो एक्सपेंसेस वगैरह हो बंदा अपने खुद कर सके, ठीक है। लेकिन जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आपको मंथली सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो आपका ऐसा ऐसा जो एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरी चीज़ होती है, बंदा वो कवर कर जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे काम सही है, हर चीज़ ओके है। मुझे तकरीबन 6 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, और अलहमदिल्ला यहाँ पे सही टाइम गुजरा है। बाकी दूसरी कंट्रियों में मैं गया हूँ मैं, ठीक है, जर्मनी घूम के आया हूँ, लेकिन पोलैंड भी अलहमदिल्ला अच्छी कंट्री है काम करने के लिए। बेसिकली कंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने पैसा कमाना हो, ये आपको सही बात बता रहा हूँ मैं। फ़र्क पड़ता है कि आप सही हैं, आपका काम सही है, आपको पैसे ही बच रहे हैं, बस इस चीज़ फ़र्क पड़ता है। किसी बड़ी कंट्री में आप होंगे, आपको कोई पैसा नहीं बच रहा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अगर कहें जी मैं अमेरिका में बैठा हूँ लेकिन आपको बच रहा महीने का वहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी, या आपको पैसे बच ही नहीं रहे, तो उसका फ़ायदा नहीं है अगर आप अमेरिका में बैठे हैं। बात कंट्री की कभी नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा आप लोग। बात होती इस चीज़ की है कि आप पैसा कमा रहे हैं। ऐसे चेक करें, सेब लगे हुए हैं यहाँ पे, रोड के ऊपर लगे रहते हैं सेब, ठीक है, और कोई भी तोड़ खा सकता है। वैसे ज़्यादातर पूरे रोड पे बेरीज और सेब लगे रहते हैं, एप्पल, ठीक है। तो इस कंट्री से मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो महिला बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं। कंट्री से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंट्री है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका काम सही है, हर चीज़ ओके जा रही है आपकी, बस, ठीक है। लोग मैंने अमेरिका में इतने देखे हैं जो मतलब कुछ इनकम नहीं कमा रहे, ठीक है। यूके से बंदे जर्मनी में काम कर रहे हैं, यूके से बंदे यहाँ पे भी आ गए। तो कंट्री से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमेशा आपके हालात से पड़ता है। आप काम सही कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब है, बस,
ठीक है, कंट्री कभी मत देखें कंट्री कौन सी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।